वेलकम बैक टू वेल जनरेटर। स्वागत है आपका आपके चैनल वेल जनरेटर में, जहां हम करेंगे डिस्कस अबाउट मार्केट वीकली अपडेट। तो मार्केट का वीकली अपडेट लेंगे और वीकली एनालिसिस करेंगे कि मार्केट मंडे कैसा बिहेवियर कर सकता है, प्लस कौन सा सेक्टर है जो अच्छा परफॉर्म कर सकते हैं और सेक्टर की सिचुएशन कैसी बन रही है, सेक्टर कैसा बिहेव कर सकते हैं, ये सारी चीजें डिस्कस करेंगे। और सेक्टर स्पेसिफिक कुछ स्टॉक के चार्ट को भी डिस्कस करेंगे जो बहुत ही प्रॉपरली बिहेव कर रहे हैं, और सपोर्ट रेजिस्टेंस के बारे में भी डिस्कस करेंगे। तो चलिए करते हैं अपना एनालिसिस स्टार्ट। तो फर्स्ट ऑफ ऑल हम डिस्कस करेंगे निफ्टी 50 का। तो निफ्टी 50 का जैसा कि हमने मंडे का ट्रेड प्लान ऑलरेडी वीडियो अपलोड किया हुआ है, अगर आपने नहीं देखा है तो जरूर उसे देखिए, जहां पे हमने मैजिकल की लेवल भी शेयर किए हैं ट्रेडिंग अपॉर्चुनिटी के लिए, बाइंग सेलिंग अपॉर्चुनिटी एरिया और की रिवर्सल एरिया को हमने प्रॉपरली मेंशन किया हुआ है, तो उसे भी आप जरूर देखिए। तो फर्स्ट ऑफ ऑल यहाँ पे निफ्टी 50 का चार्ट मंथली टाइम फ्रेम पे ओपन किया है। हमेशा कोई भी चार्ट हमें हायर टाइम फ्रेम टू लोअर टाइम फ्रेम देखना चाहिए। तो यहाँ पे हमने मंथली टाइम फ्रेम पे ओपन किया, तो मंथली टाइम फ्रेम में हमको क्या दिख रहा है? मंथली टाइम फ्रेम में हमको क्लियरली दिख रहा है कि जो निफ्टी का चार्ट है वो आपका 20 ईएमए पे, मंथली के 20 ईएमए पे सपोर्ट लेने की कोशिश कर रहा है। दिस ग्रीन लाइन इज मंथली 20 ईएमए, जहां पे निफ्टी सपोर्ट लेने की कोशिश कर रहा है मंथली टाइम फ्रेम पर। तो इट मींस अगर ये कंटिन्यू ग्रो करता है अपर साइड में, तो यहां से हमें एक 10 ईएमए तक ये निफ्टी जाती हुई दिख सकती है, जिसकी वैल्यू है 23,211। दिस इज ओनली एज पर द चार्ट एंड सिंपल ईएमए कॉन्सेप्ट। तो यहां पे देखिए, ये ये जो प्रीवियस मंथ का जो स्ट्रॉन्ग बॉटम था, उस बॉटम से ऊपर उठते हुए निफ्टी अभी हमको, दिस वाज द प्रीवियस मंथ लेट रेड कैंडल, इस बॉटम से ऊपर उठते हुए निफ्टी क्या कर रही है? बाइंग साइड में जा रही है। निफ्टी में बाई किया जा रहा है, और निफ्टी आपको 22,550 पे अभी क्लोजिंग दिया है लास्ट ट्रेडिंग सेशन में, और निफ्टी अभी आपको दिख रही है कि 20 ईएमए पे सपोर्ट ले रहा है मंथली टाइम फ्रेम पे। ठीक है, अब इसका जो इमीडिएट यहाँ पे आपको रिएक्शन पॉइंट मैं आपको दिखाता हूं। दिस इज द दिस लाइन, दिस इज द इमीडिएट रिएक्शन पॉइंट, जो कि है ये वाला हाई, दिस वन, जिसकी वैल्यू थी 21,811। इट मींस जब तक ये 21,811 के ऊपर है, ये ट्रेंड कंटिन्यू अपसाइड का हमको दिख रहा है। और अगर हम नॉर्मल इंटरडे के लिहाज से देखें और इंटरडे के अकॉर्डिंग हम सोचे, तो मार्केट जब तक आपको 22,200 के ऊपर ट्रेडिंग करते हुए दिख रही है, उसमें कोई भी पैनिकनेस अभी नहीं है। और इमीडिएट जो सपोर्ट है स्ट्रॉन्ग मार्केट का, वो है आपका 22,400। मार्केट 22,500 के ऊपर भी क्लोज हुआ है। इमीडिएट सपोर्ट आपका 22,500 यहाँ पे एज पर द ओआई चार्ट है, प्लस जो स्ट्रॉन्ग सपोर्ट है वो है अभी का 22,400 मार्केट का। अब यहाँ पे सिनेरियो ऐसा है कि अगर मार्केट इस मोमेंटम को कंटिन्यू रखता है, तो ये अगले मंथली के 10 ईएमए की जो वैल्यू आ रही 23,200 तक मार्केट ट्रेवल स्ट्रेच हो सकता है। उसके बाद मार्केट के आपको रिवर्सल दिखा सकता है। बट ये तो हायर टाइम फ्रेम हमको दिख रहा है। अगर इसी को आप वीकली टाइम फ्रेम में देखें और डेली टाइम फ्रेम में देखें, तो जो चीजें हैं वो चेंज हो जाएंगी। तो यहाँ पे आपको जो इमीडिएट हर्डल जो वीकली में दिख रहा है, वीकली क्लोजिंग के अकॉर्डिंग हमको इमीडिएट जो हर्डल हमको समझ में आ रहा है, वो समझ में आ रहा है कि ये जो गैप है यहाँ पे, दिस इज द इमीडिएट हर्डल, जिसकी वैल्यू है 22,800। यहाँ पे जो गैप है, एक इमीडिएट यहाँ पे गैप दिख रहा है 22,733। उसके ऊपर आप देखेंगे तो जो ये कैंडल आपका स्विंग हाई, इस कैंडल का स्विंग हाई, और ये जो दो कैंडल यहाँ पे दिख रहे हैं, इस पे मैच करेंगे तो एक लाइन यहाँ पे ड्रॉ होगी आपकी, देखिए, जिसकी वैल्यू आ रही है 22,813। ठीक है, और अगर इसको राउंड फिगर ले ले तो हमारा 22,800 786 के आसपास ये वैल्यू आपको दिख रही है चार्ट में, 22,786। इट मींस अगर मैं वीकली चार्ट के अकॉर्डिंग देखूं, तो 22,786 हमको यहाँ पे रेजिस्टेंस दिखाई दे रहा है। 22,786 वीकली चार्ट में हमको रेजिस्टेंस दिखाई दे रहा है, जहां पे बिल्कुल कॉशियस होना चाहिए एज पर द वीकली टाइम फ्रेम। तो अगर मार्केट 22,700 क्रॉस करके 22,800 जाता है, तो इमीडिएट एक रेजिस्टेंस वैल्यू रहेगा, जहां पे हमको बहुत कॉशियस होना पड़ेगा, बिकॉज वहां से मार्केट एक रिवर्सल दिखा सकता है। बट
ओवरऑल वीकली क्लोजिंग के अकॉर्डिंग भी हमको मार्केट 22,800 तक जाता हुआ दिख रहा है। तो सीन ऐसा है, और एज पर WGFDT थ्योरी भी हमारा टारगेट 22,800 का निकला हुआ है। तो मींस अभी मार्केट को 22,800 तक जाने के लिए पूरा स्कोप बचा हुआ है। वहां तक जाने के लिए कोई भी हर्डल हमको नजर नहीं आ रहा है एज पर WG टेक्निकल एनालिसिस। तो चलिए देखते हैं बैंक निफ्टी का क्या सिनेरियो है। बैंक निफ्टी के चार्ट में क्या इंडिकेशन आ रहा है। तो अगर मैं बैंक निफ्टी का चार्ट ओपन करता हूं यहाँ पे, तो जिस तरीके से आपका मंथली टाइम फ्रेम में निफ्टी 20 EMA का सपोर्ट ले रहा था, सिमिलरली हमारी बैंक निफ्टी भी आपको 20 EMA के ऊपर सपोर्ट लेकर स्टे करती हुई दिख रही है। ठीक है, और यहाँ पे जो इमीडिएट रिएक्शन पॉइंट है आपका, दिस इज दिस वन। ठीक है, मैं इस चार्ट को थोड़ा सा यहाँ पे बड़ा कर, जिसकी वैल्यू निकल के आ रही है 48,680। 48,680 के ऊपर जब तक मार्केट अगर ट्रेंड करेगा, अभी मार्केट है 48,500 के पास में, अगर 48,680 के ऊपर मार्केट ट्रेंड करता है तो मार्केट आपको फिर से टुवर्ड 10 EMA की तरफ जा सकता है, जिसकी वैल्यू आपको निकल के आ रही 49,918। इट मींस 49,918 तक बैंक निफ्टी स्ट्रेच हो सकती है अगर ये जो 20 EMA के ऊपर सपोर्ट ले रही है, जिसकी वैल्यू हमारी है 48,230 के अराउंड, 236 अभी दिख रहा है मंथली टाइम फ्रेम में। 48,236 के ऊपर अगर बैंक निफ्टी ट्रेवल कर रही है, ठीक है, और वीकली टाइम फ्रेम के अकॉर्डिंग यहाँ पे जो इमीडिएट रेजिस्टेंस मंथली में दिख रहा है वो आपको दिख रहा है 48,680 का। 48,680 का आपको चार्ट में रेजिस्टेंस दिख रहा है। तो 48,680 सबसे पहली चीज की, बैंक निफ्टी को 48,236 के नीचे गया तो बियरिश जोन में एंटर हो जाएगा, और 48,236 के ऊपर जब तक है वो बुलिश जोन में है एज पर मंथली टाइम फ्रेम। और 48,680 का लेवल क्रॉस करने पर उस पर स्ट्रॉन्ग मोमेंटम आ सकता है, ब्रेकआउट की वैल्यू हो सकती है, और वहां पे स्ट्रॉन्ग मोमेंटम आपको हायर साइड में 49,918 तक के रेंज को दिखा सकता है। दिस आर द ओवरव्यू वैल्यू कमिंग फ्रॉम द मंथली चार्ट ऑफ द बैंक निफ्टी। और इसी को अगर हम डेली टाइम फ्रेम में देखें, इट मीन्स हमारे लिए जो मेक और ब्रेक हो रहा है मंथली चार्ट में वो आपका आ रहा है 48,236, और जो क्रूसियल लेवल है हायर साइड में जो एक हर्डल की तरफ बिहेव कर सकता है वो है आपका 48,680। 48,680 के ऊपर निकलते ही मार्केट में पॉजिटिविटी बढ़ जाएगी और मार्केट कोशिश करेगा 49,918 तक के लेवल को टच करने के लिए, क्योंकि चार्ट में जनरली एक सिनेरियो होती है, एक प्रॉपर्टी होती है कि कोई भी प्राइस होता है जब ईएमएस क्रॉस ओवर करता है तो वो अपने 10 EMA के पास ट्रेवल करके जाता है। अगर प्राइस 10 EMA के पास नहीं जाएगा तो 10 EMA प्राइस के पास आ जाएगी। इट मींस अगर प्राइस ऊपर जाना है तो प्राइस ऊपर की तरफ जाएगा 10 EMA के पास, अगर प्राइस को वेरिस होना है तो 10 EMA डाउन होके प्राइस तक आ जाएगी। ठीक है, तो दोनों एक दूसरे से ज्यादा देर दूर नहीं रह सकते। दिस इज द सिंपल फिनोमिना ऑफ ईएमए थ्योरी। ठीक है, तो यहाँ पे क्या है कि अगर मंथली चार्ट के अकॉर्डिंग मैं देखता हूं तो मुझे अगर 48,236 के ऊपर बैंक निफ्टी होल्ड करती है तो मैं पॉजिटिव बायस में रहूंगा बैंक निफ्टी में। और जहां पे मेरा अपर साइड एक की लेवल है 48,680 का, और 48,680 48,700 का लेवल निकाल देती है बैंक निफ्टी, तो हम टुवर्ड 49,918 की तरफ ट्रेवल कर सकते हैं एज पर वेल जनरेटेड टेक्निकल एनालिसिस। तो चलिए डिस्कस करते हैं अदर सेक्टर कैसा परफॉर्म कर सकते हैं। सेक्टर में सबसे अच्छा जो स्ट्रॉन्ग सेक्टर है जिसको मैंने फाइंड आउट भी किया था और फोकस करने के लिए बोला था, जिसमें हमारा सेक्टर था वो है मेटल सेक्टर। इसमें हमने सबसे पहले तो टाटा स्टील के चार्ट को पिक किया था, जिसे हमने 128 के अराउंड पिक किया था, और अभी टाटा स्टील 150 के पास चल रहा है, जिसका अभी 155 तक जाने के चांसेस हमको लग रही है एज पर पर्सनल ओपिनियन। तो यहाँ पे देखिए निफ्टी मेटल का चार्ट मंथली टाइम फ्रेम में कितना शानदार है। यहाँ पे मंथली टाइम फ्रेम में निफ्टी मेटल का जो चार्ट है, आपको यहाँ पे इसका जो आरएसआई है मंथली टाइम फ्रेम में निफ्टी मेटल का, वो बिलो 60 है। अगर आपने मेरा आरएसआई थ्योरी का वीडियो नहीं देखा है तो जरूर आरएसआई थ्योरी का वीडियो देखिए, बिकॉज आफ्टर वॉचिंग दैट वीडियो यू कैन ओनली अंडरस्टैंड कि आरएसआई का क्या इंपॉर्टेंस है किसी भी चार्ट के लिए। तो आरएसआई का अगर इंपॉर्टेंट समझना है तो आप आरएसआई थ्योरी का वीडियो जरूर देखें डब्ल्यूजी के अकॉर्डिंग। तो यहाँ पे देखिए आरएसआई आपका टुवर्ड 60 जा रहा है बट अभी गया नहीं है मंथली टाइम फ्रेम में। तो यहाँ पे चांसेस आर वेरी हाई कि अगर ये मोमेंटम कंटिन्यू रहता है और ये 60 को क्रॉस करता है तो मेटल सेक्टर विल बी द बिगेस्ट मूवमेंट वाला सेक्टर हो जाएगा मार्च मंथ में।
ठीक है। तो इसका पहला हडल जो है अभी मेटल सेक्टर का, वो हो ये RSI 60, जहां पे अभी 58.83, तो 60 एक रेजिस्टेंस की तरह वर्क कर सकता है। 60 के लिए ब्रेकआउट किया तो मार्केट में कंटिन्यू बुलिश मोमेंटम शॉर्ट टर्म के लिए आ सकता है मेटल सेक्टर में, क्योंकि जब भी RSI 60 के ऊपर जाती है तो एक बुलिश मोमेंटम आता है, जनरली ऐसा पास्ट में देखा गया है, तो अभी फ्यूचर में भी हो सकता है। और यहाँ पे देखिए जो पहला रिएक्शन पॉइंट था, दिस वन, जहां से ब्रेकआउट होकर प्राइस ने एक नया अच्छा हाई लगाया था, उस रिएक्शन पॉइंट के पास मार्केट वापस फिर से आया और वहां से सपोर्ट लेकर मार्केट ने स्ट्रांग रिकवरी दिखाई। 8000 के अराउंड मार्केट आया निफ्टी मेटल का, और वापस इसने 900 पॉइंट का छलांग लगा दिया। तो दिस इज द रिएक्शन पॉइंट मैजिक। तो ये रिएक्शन पॉइंट हमेशा इफेक्टिव होता है, तो यहाँ पे हमेशा मार्केट में अलर्ट होना चाहिए हमें, क्योंकि यहाँ पर रिवर्सल के चांसेस रहते हैं। तो यहाँ पे अभी डेली टाइम फ्रेम के अकॉर्डिंग, सॉरी मंथली टाइम फ्रेम के अकॉर्डिंग स्ट्रॉन्ग क्लोजिंग हुआ है, स्ट्रॉन्ग मोमेंटम दिखा रहा है, और प्रीवियस 2 मंथ के जो हाई है उसको भी ब्रेकआउट करके मार्केट खड़ा है, और 10 EMA के ऊपर क्लोजिंग हुआ है। इट मींस इसके ऊपर अगर मूवमेंट होता है और ये 60 क्रॉस होती है तो यहाँ पे फर्दर मोमेंटम के चांसेस बन रहे हैं। अब इसमें अगर मैं छोटे टाइम फ्रेम में जाता हूं, इसको अगर मैं वीकली में देखूं, तो वीकली में भी हमारा जो चार्ट है वो आपका 40 का सपोर्ट लेता हुआ नजर आ रहा है, और 40 पे सपोर्ट लेके ऊपर की तरफ जा रहा है। और यहाँ पे हम देखें तो मल्टीपल डेज के रेंज का ब्रेकआउट हमको चार्ट में दिख रहा है। ठीक है, तो मेटल में एक स्ट्रॉन्ग ब्रेकआउट का मोमेंटम हमको दिख रहा है। और यहाँ पे अगर मैं वीकली में सिंपल अगर ट्रेंड लाइन ड्रॉ करने की कोशिश करता हूं, तो मुझे एक ब्रेकआउट का रेंज निकल के आ जाएगा, जहां पे मार्केट ब्रेकआउट दिखा के फर्दर स्ट्रॉन्ग मोमेंटम ऊपर की तरफ जाने के चांसेस बन रहे हैं। तो यहाँ पे अगर मैं एक ट्रेंड लाइन ड्रॉ करता हूं इस हाई से, वीकली टाइम फ्रेम में अगर मैं ये ट्रेंड लाइन ड्रॉ करता हूं, तो मुझे क्या दिखता है कि वीकली टाइम फ्रेम में ये जो ट्रेंड लाइन है, ये इसका ब्रेकआउट यहाँ पे चार्टर ने दिया है, और कैंडल की क्लोजिंग भी स्ट्रॉन्ग दी है। इट मींस अगर जहां आज कैंडल वीकली का हाई है, अगर इसके ऊपर चलने लगता है, जैसे यहाँ पे अगर मैं इसके हाई को मेजर कर लेता हूं, तो मुझे क्या हाई नजर आ रहा है यहाँ पे, यहाँ पे जो हाई नजर आ रहा है वो आ रहा है 8978 का। अगर निफ्टी मेटल 8978 के ऊपर चलती है तो ये इस ट्रेंड लाइन का ब्रेकआउट हो सकता है, जो वापस इसको अपने हाई के तक तरफ लेके जाने की कोशिश कर सकता है। और यहाँ पे ये जो RSI अभी 51 पे, ये टुवर्ड 60 तक जाने की कोशिश कर सकता है। तो जैसे ये टुवर्ड 60 तक जाएगा तो यहाँ पे आएगा, बट द थिंग इज कि ये जो हाई है वीकली का, ये क्रॉस होके ऊपर चलना चाहिए प्राइस, देन ओनली। और अगर इसको मैं डेली में देखता हूं तो मुझे क्या दिख रहा है, डेली में मेटल का सिनेरियो कैसा दिख रहा है, तो डेली में भी मेटल आपका क्या बोलते हैं 200 EMA के ऊपर ट्रेवल कर रहा है, और डेली में एकदम पॉजिटिविटी बनी हुई है। और यहाँ पे डेली में इसने 60 को क्रॉस कर दिया है, तो डेली में ये बुलिश मोमेंटम जोन में एंटर कर चुका है। तो यहाँ पे हमको ये ध्यान देना है कि अगर ये मोमेंटम इसके हाई के ऊपर चलता है, तो ये आपका अगले स्विंग हाई तक जाने की कोशिश करेगा, जहां पे इमीडिएट रेजिस्टेंस अगला स्विंग हाई होगा आपका। अगर इसमें अगला स्विंग हाई मैं दिखाऊं, तो ये आपका आ रहा है 9600 के पास। ठीक है, तो यहां तक एक बार मार्केट रिएक्ट करने की कोशिश कर सकता है मेटल में। ठीक है, तो और अगर मेटल और इसी तरीके से अलग सेक्टर भी सपोर्ट करेंगे, डेफिनेटली निफ्टी भी हमारी 23,000 की लेवल को टच करने की कोशिश करेगी, बिकॉज मल्टीपल सेक्टर के सपोर्ट से, स्टॉक के सपोर्ट से ही निफ्टी का इंडेक्स भी ऊपर जाने वाला है। तो सारे सेक्टर का सपोर्ट नहीं मिलेगा तो निफ्टी भी ऊपर नहीं जा पाएगी, तो सेक्टर का सपोर्ट मिलना भी जरूरी है। तो और यहाँ पे सेक्टर में ब्रेकआउट दिख रहा है, और इसी ब्रेकआउट के चलते हुए हम अगर दो स्टॉक के चार्ट को अगर डिस्कस करें, यहाँ पे दो स्टॉक के चार्ट को देखते हैं। फर्स्ट ऑफ ऑल यहाँ पे हम देखेंगे टाटा स्टील। टाटा स्टील के चार्ट को हम देखते हैं। यहाँ पे टाटा स्टील का हमने व्यू बना के रखा कि 155 तक हम जा सकते हैं शॉर्ट टर्म में, तो हम 128 से भी आ भी रहे हैं। टाटा स्टील का चार्ट ओपन करने से समझने की कोशिश करते हैं। तो टाटा स्टील में भी आप देखेंगे तो टाटा स्टील अपने एक पुराने रेजिस्टेंस के पास से ब्रेकआउट करने की कोशिश किया है, लगभग ब्रेकआउट कर चुका है। अगर आप देखें यहाँ पे, तो आपको जो यहाँ पे जो रिसेंट में बड़ा रेजिस्टेंस आपको कहाँ दिख रहा है, दिस वाज द बिगेस्ट हर्डल था टाटा स्टील के पास्ट में, जहां से मार्केट ने फॉल दिखा के कंसोलिडेशन होने के बाद एक नया हाई बनाया था। तो दिस वाज द बिगेस्ट एंड इंपॉर्टेंट हर्डल। ठीक है, अब यहाँ पे अगर मैं इसी हर्डल की बात करता हूँ, यहाँ पे अगर मैं हॉरिजॉन्टल लाइन ड्रॉ करूँ, तो दिस वैल्यू इज कमिंग अराउंड, कितना वैल्यू आ रहा है, ये आ रहा है 149 के आसपास। ठीक है, और अगर हम ये पास्ट डाटा को अगर छोड़ भी देते हैं,
तो अभी आपका जो प्राइस आ रहा है, ठीक है, यहाँ पे अभी इसने ब्रेकआउट टाइप से किया, और लेकिन यहाँ रिसेंट में वीकली जो हाई जहां से फॉल हुआ था प्राइस पहले, ठीक है, पास्ट डाटा को हमको हमेशा रेफर करना पड़ता है। इस एरिया से फॉल हुआ था, इस वाले कैंडल से, ठीक है। तो इस कैंडल का हाई क्या था जहां से फास्ट में फॉल हुआ था, तो इस कैंडल का हाई हमारा आ रहा है, जस्ट मिनट, इस कैंडल का हाई आपका यहाँ पे मैं दिस वर्ष 152.50, और इस कैंडल का हाई कितना है 152.45। इट मीन्स ऑलमोस्ट ये अपने पास्ट रेजिस्टेंस के पास पहुंच चुका है, ठीक है। तो अब सिनेरियो सिंपल है कि अगर ये पास्ट रेजिस्टेंस के ऊपर चलेगा तो और भी ऊपर जाने के चांसेस हैं, जो कि इसका हाई था यहाँ पे ये दिस वन। तो यहाँ पे जो 152 की पॉइंट 50 का जो लेवल यहाँ पे ड्रॉ हो गया है, इट मीन्स 152 के ऊपर 153 के ऊपर चलता है तो ये वापस फिर से ऊपर की तरफ जाने की कोशिश करेगा, जहां पे ये अगले हर्डल तक जाएगा, जो कि अगला हर्डल हमारे को कहाँ मिलेगा, यहाँ पे देखिए ये, जिसकी वैल्यू 155 है। मतलब इमीडिएट रेजिस्टेंस आपका 153 155 के आसपास आ रहा है। तो अगर मार्केट एनी हाउ इसके ऊपर चलता है, टारगेट 155 के अराउंड हम एक्सपेक्ट कर रहे थे कि यहाँ तक आया, अभी आया नहीं है, आ भी सकता है नहीं भी आ सकता। अगर यहाँ तक आ जाता है और इसके ऊपर क्लोज होता है तो चांसेस है कि और ऊपर भी जाए, अदरवाइज यहाँ पे आके रिजेक्शन देता है तो चांसेस है कि थोड़ा सा कंसोलिडेट करे, ठीक है। तो यहाँ पे इस सेक्टर के साथ चलने वाला स्टॉक ये है आपका, और इसमें भी आप देखेंगे तो मल्टीपल डेज के रेंज को ब्रेकआउट करके बहुत अच्छा कैंडल बनाया, जहाँ पे वॉल्यूम भी अच्छा खासा हमको दिख रहा है, जहाँ पे इसने मल्टीपल डेज के वॉल्यूम का ब्रेकआउट किया है, ठीक है। तो यहाँ पे वॉल्यूम का भी ब्रेकआउट दिख रहा है। तो यहाँ पे अगर मैं ट्रेंड लाइन के अकॉर्डिंग समझने की कोशिश करूँ तो मेजर अगला जो रेजिस्टेंस आ रहा है, यहाँ पे भी हम ट्रेंड लाइन ड्रॉ कर सकते हैं, दिस इज द, ठीक है। तो यहाँ पे हमने ट्रेंड लाइन ड्रॉ कर लिया है। तो ट्रेंड लाइन के अकॉर्डिंग अपना अगला हर्डल क्या निकल के आता है, यहाँ पे हम, और यहाँ पे भी आरएसआई आपका 60 के पास गया नहीं है, वीकली में डेली में 60 के ऊपर बढ़िया चल रहा है। और मंथली में क्या सिनेरियो है, मंथली में भी आरएसआई वही जैसे कि हमने अभी देखा था मेटल सेक्टर में, तो 60 के पास जाने के 56 के अराउंड चल रहा है, ठीक है। और यहाँ पे अगर मैं इसको, यहाँ पे देखिए, अगर ये हमने जो ट्रेंड लाइन ड्रॉ किया था उसके अकॉर्डिंग क्या हर्डल निकल के आ रहा है, इसके अकॉर्डिंग जो हर्डल आपको आ रहा है, अलर्ट जो होना है वाला एरिया है, इसके बाद अगला जो आ रहा है ये 154, मतलब 155 का एरिया बहुत ही क्रूसियल रहने वाला है, क्योंकि पास्ट में चीजें, हम पास्ट चीज को देख के ही यहाँ पे अलर्ट हो सकते हैं। तो यहाँ पे मैं इसको लगा दे, देखिए ये वाला एरिया, अब ये अगला एरिया है आपका, ये फ्यूचर में जो आने वाला है, ठीक है। तो इस दो एरिया से फॉल हुआ है तो डेफिनेटली यहां से भी फॉल होने के चांसेस हैं, और या फिर यहाँ पे भी एक रिएक्शन मिल सकता है। तो चीजें दो ही होती है मार्केट में, या तो फिर आपका ब्रेकआउट हो जाएगा ऊपर की तरफ चला जाएगा, या तो फिर उसी रिजेक्शन को लेके वहां से गिर सकता है। तो दोनों चीज के लिए रेडी होना पड़ेगा, क्योंकि कोई भी 100% गारंटी नहीं दे सकता कि ये ऊपर ही जाएगा या नीचे ही जाएगा, ठीक है। और और मैं इसको बाइंग सेलिंग अपॉर्चुनिटी नहीं है और ना ही कोई बाइंग रिकमेंडेशन है, बिकॉज आई एम नॉट अ सेवी रजिस्टर, आई एम नॉट ऑथराइज टू गिव एनी बाइंग रिकमेंडेशन। मैं बस चार्ट का एनालिसिस कर रहा हूँ कि ये चार्ट में यहाँ पे एक क्रूसियल जंक्शन पे आ रहा है, ठीक है। इसको हमने यहाँ के अराउंड से पिक किया और ये यहाँ तक अभी पहुंच गया है, और हमने इसको ग्रुप में भी शेयर किया था कि 128 से हम इसको पकड़ेंगे, और ये मार्केट हमारा ये 128 के अराउंड से यहाँ बढ़िया मूवमेंट देके यहाँ तक पहुंच गया है। तो अभी अलर्ट होने का टाइम आ गया है। तो टाटा स्टील में मेटल सेक्टर दोनों को देखना है कि अगर मेटल सेक्टर भी फर्दर ब्रेकआउट देता है तो टाटा स्टील भी ब्रेकआउट देगा, और टाटा स्टील ब्रेकआउट देगा तो चांसेस है कि ये फिर से और ऊपर की तरफ जाए, और कहां तक जाएगा ये इन फ्यूचर में हमको देखना होगा, ठीक है। और अगर आप जानना चाहते हैं कि एज पर वेल जनरेटर एग्जैक्ट टारगेट क्या निकल के आएगा ब्रेकआउट होने पर, अगर ये चीजें जानना चाहते हैं तो आप डब्ल्यू जी पाथ ऑफ स्टॉक मार्केट के वेल ड्वेल जनरेटर के डब्ल्यू जी पाथ ऑफ स्टॉक मार्केट के ग्रुप को ज्वाइन कर सकते हैं, जिसका लिंक हम डिस्क्रिप्शन बॉक्स में दे देंगे, आप उसको ज्वाइन कर सकते हैं। वहां पे हम डिस्कस करेंगे और अपने व्यू को शेयर करते रहेंगे कि चार्ट के अकॉर्डिंग क्या पॉसिबिलिटी लग रही है। गारंटी नहीं दे सकते, बट टेक्निकल एनालिसिस के अकॉर्डिंग जो लेवल निकल के आ रहा है उसको हम शेयर कर सकते हैं, उसको हम डिस्कस कर सकते हैं कि ये पॉसिबिलिटी है, ऐसा हो सकता है, क्योंकि पास्ट में भी ऐसा हुआ है और मार्केट में ऐसे ही चला जाता है कि पास्ट में ऐसा हुआ था तो अभी भी ऐसे होने के चांसेस ज्यादा रहते हैं, ठीक है। तो ये था टाटा स्टील का, और इसी के साथ एक तो है जेएसडब्ल्यू स्टील, जिसमें भी अच्छा परफॉर्मेंस हमको देखने को मिल रहा है। यहाँ पे देखिए जेएसडब्ल्यू स्टील में क्या दिख रहा है, अगर जेएसडब्ल्यू स्टील का मैं मंथली चार्ट देखता हूँ तो मंथली चार्ट में जेएसडब्ल्यू स्टील अपने नए हाई की टुवर्ड जा रहा है, ठीक है। मंथली चार्ट में अपने नए हाई के टुवर्ड जा रहा है। यहाँ पे जो रिएक्शन पॉइंट था वो यहाँ पे क्रॉस हो गया इस लेवल का, अभी मार्केट इस लेवल पे जा रहा है, ठीक है।
अब सिंपल सा भाषा में देखें तो इट वाज द स्ट्रॉन्ग रेजिस्टेंस, बार बार यहाँ पे रेजिस्टेंस ले रहा था, उसके बाद इस रेजिस्टेंस का ब्रेकआउट हो गया और यहाँ पर रीटेस्टिंग भी हो गई। अब ये रेजिस्टेंस क्या हो गया, सपोर्ट बन गया। इट मीन 788 का लेवल अभी क्या हो गया, स्ट्रॉन्ग सपोर्ट हो गया। यहां से ब्रेकआउट हुआ और प्राइस एक्शन सिंपल सा है, रेजिस्टेंस का ब्रेकआउट, फिर अब वो सपोर्ट बन गया और वहां पे इसने क्या किया, पहले ब्रेकआउट दिया, अब रीटेस्ट किया और ऊपर अभी ऊपर जा रहा है। ठीक है, सिंपल फिनोमिना है, बुलिश मोमेंटम में ऊपर जा रहा है। तो अब अगला रिएक्शन पॉइंट क्या है, अगर मंथली के अकॉर्डिंग हम देखें तो अगला रिएक्शन पॉइंट हमको सिर्फ ये दिख रहा है जो ऑल टाइम हाई है आपका 1065 का लेवल ऑल टाइम हाई का है। तो मार्केट अगर फर्दर थोड़ा बुलिशनेस होता है तो ये एक जरूर यहाँ पे एक रिएक्शन कर सकता है 1065, यहाँ पे अलर्ट जोन है। और अगर 1065 के पास रिएक्शन देता है और वहां से रिजेक्ट होता है तो हो सकता है कि वापस से सपोर्ट तक आए और 788 पे और स्ट्रॉन्ग कैंडल फिर से बनाया तो हम यहाँ फिर से एक बार सोच सकते हैं कि प्राइस यहाँ से ऊपर की तरफ जा सकता है। ये एक सिनेरियो। दूसरा सिनेरियो क्या हो सकता है कि अगर मार्केट में बुलिश मोमेंटम मेटल सेक्टर में कंटिन्यू रहता है तो ये इसके ब्रेकआउट देके और स्ट्रॉन्ग कैंडल के साथ क्लोजिंग दे दे और इसके ब्रेकआउट के साथ फर्दर ऊपर की तरफ जाए। तो ये दो चांसेस इसमें लग रही है। तो यहाँ पे अगर आएगा तो हम एक बार यहाँ पे बाइंग अपॉर्चुनिटी के बारे में सोच सकते हैं, क्योंकि ये पास्ट में एक स्ट्रॉन्ग रेजिस्टेंस था तो यहाँ सपोर्ट लेने के चांसेस रहेंगे। ठीक है, सिमिलरली अगर इसका ब्रेकआउट देता है तो ये नया हाई बना सकता है मेटल सेक्टर के साथ में, और ये ऑल टाइम हाई है तो यहाँ पे बहुत ही क्रूशियल जंक्शन है। तो 1065 का लेवल इसके लिए मेक और ब्रेक की तरह काम करेगा, जो हमको ये बता सकता है कि ये यहाँ से और ऊपर जा सकता है या फिर यहाँ से और गिर सकता है। तो इस पे हमको ध्यान रखना चाहिए, इसका हमें एनालिसिस करना चाहिए। ठीक है, तो दूसरा जो से यहाँ पे हम सेक्टर की बात करेंगे, उसके बाद मेटल सेक्टर के बाद हमारा जो अगला सेक्टर है फार्मा सेक्टर। फार्मा सेक्टर में हमको क्या दिख रहा है, फार्मा सेक्टर में आप देखिए वीकली चार्ट, वीकली चार्ट बेहतरीन यहाँ पे आपको दिख रहा है कि एक बुलिश एनगल्फिंग टाइप का चार्ट बनाया हुआ है, कैंडल पैटर्न जो बनाया है बुलिश एनगल्फिंग जैसा बनाया है। और यहाँ पे चार्ट 40 पे सपोर्ट लेने की कोशिश कर रहा है, 40 के नीचे चला गया था, वापस 40 पे आ रहा है और हो सकता है कि यहाँ पे सपोर्ट ले सकता है। अब इसमें अगर वीकली में मैं रिएक्शन पॉइंट निकालूं तो वीकली चार्ट में फार्मा का रिएक्शन पॉइंट हम निकाले यहाँ पे, तो यहाँ पे सिंपल सा वीकली पॉइंट में रिएक्शन पॉइंट हमको कहाँ मिल रहा है, यहाँ। अब ये रिएक्शन पॉइंट से ऊपर है, रिएक्शन पॉइंट तक आया नहीं है। अगर ये रिएक्शन पॉइंट पे आके स्ट्रॉन्ग कैंडल बनाता और चांसेस और हाई होते कि हाँ यहाँ पे और अच्छा मोमेंटम मिले। तो अभी ऐसा नहीं है कि इसके ऊपर है तो ऊपर नहीं जा सकता या नीचे नहीं आ सकता, बट अगर यहाँ पे आता तो एज पर WG हम ज्यादा इंटरेस्टेड रहते हैं। अगर इस एरिया में आकर यहाँ पे अगर बुलिश कैंडल बनाता तो हम ज्यादा इंटरेस्टेड होते हैं इस चीज के लिए। अभी भी हम देखेंगे कि प्राइस एक्शन क्या बोल रहा है। तो यहाँ पे अगर आप देखो तो यहाँ पे भी एक, जब इस हर्डल पर बार बार रेजिस्टेंस ले रहा था फिर इसका ब्रेकआउट हुआ और यहाँ रिटेस्ट करके ऊपर प्राइस गया है। ठीक है, और इस जो रिटेस्ट के ऊपर का जो लाइन, अगर इस पे आप लाइन ड्रॉ करोगे तो वो लाइन अभी मिल रही है, जो कि यहाँ पे मैं ड्रॉ कर रहा हूँ। तो देखिए यहाँ पे अभी प्राइस ने क्या किया, रिएक्शन दिखाया हमको और बुलिश कैंडल यहाँ पे बनाया। ठीक है, तो अब इसमें डेली टाइम फ्रेम के अकॉर्डिंग क्या दिख रहा है, डेली के अकॉर्डिंग हमको क्या दिख रहा है, डेली के अकॉर्डिंग यहाँ पे एक बुलिश कैंडल बनाते हुए लाइक मॉर्निंग स्टार टाइप से कैंडल बनाया और ऊपर की तरफ चला गया है। ठीक है, और अभी भी प्राइस क्या है, 10 EMA के ऊपर है, 20 EMA के नीचे है। तो 20 EMA इसके लिए रेजिस्टेंस की तरह होगा, तो जब तक ये 20 EMA के ऊपर नहीं जाएगा इसमें मोमेंटम ऊपर की तरफ 20,606 का है, एक रेजिस्टेंस की तरह बिहेव करेगा, क्योंकि जब तक इसे 20 EMA के ऊपर नहीं जाएगा तो बुलिशनेस नहीं आने के चांसेस है। तो यहाँ पे कॉशियस रहना पड़ेगा, बिकॉज ये अभी 20 EMA के नीचे ही चल रहा है, तो इसमें थोड़ा कॉशियस होना पड़ेगा, देखना पड़ेगा कि ये जो रेड कैंडल अभी बनी है ये ब्रेकआउट होती है या ब्रेकडाउन देती है। मतलब रेड कैंडल का ओवरकम होगा तो फर्दर बुलिशनेस दिखाएगा और ब्रेकडाउन होगा तो ये फिर डाउन होगा। मैं फार्मा सेक्टर में भी एक स्टॉक का चार्ट बढ़िया लग रहा है, उस चार्ट को हम डिस्कस करते हैं। तो फार्मा सेक्टर में जो स्टॉक का चार्ट हमको बढ़िया लग रहा है वो है आरो फार्मा। अब मैंने आरो फार्मा क्यों चूज किया है मैं आरो फार्मा को इसलिए चूज कर रहा हूं क्योंकि एज पर हिस्ट्री और पास्ट साइकिल अगर आप देखें, टाइम साइकिल देखें, तो आरो फार्मा एक ऐसा चार्ट है जो मार्च मंथ में एक रिएक्शन दिखाता है, एक प्राइस एक्शन आने के चांसेस रहता है। आप मार्च मंथ में आरो फार्मा के चार्ट को पूरे हिस्ट्री में चेक कीजिए तो आपको उसमें कुछ स्पेशल मूवमेंट दिखेगा। तो यहाँ पे अभी इमीडिएट रिएक्शन पॉइंट कौन है, रिएक्शन पॉइंट का मतलब होता है प्रीवियस स्विंग हाई। तो यहाँ पे प्रीवियस स्विंग एग्जैक्ट कौन सा दिख रहा है आपको, ये दिस वन द, एंड यहाँ पे पास्ट में ये था। ठीक है, तो ये तो इस लेवल से नीचे, ये लेवल अभी नियर बाई है, तो इस लेवल के हम मार्कआउट करेंगे, ये हमारे लिए इंपॉर्टेंट रहेगा। तो यहाँ पे हमने यहाँ हम हॉरिजॉन्टल लाइन खींच देंगे उस लेवल पे, तो हमें क्या दिखता है कि मार्केट उसी इंपॉर्टेंट पास्ट क्रूशियल पॉइंट पे
रिएक्शन दिखा रहा है। रिएक्शन दिखाने का मतलब वो अपने कैरेक्टर को चेंज करने की कोशिश कर रहा है। कैरेक्टर कैसा? अभी मार्केट इसका आरो फार्मा कैरेक्टर कैसा था? डाउन ट्रेंड वाला कि बार बार गिर रहा है, लेकिन यहाँ पे अभी एक ग्रीन कैंडल आया, जैसे यहाँ पे आया था कैरेक्टर चेंज करने की कोशिश किया, फिर उसका फर्दर गिरा था। सिमिलरली अभी कलर चेंज हो रहा है कैंडल का, मतलब कैरेक्टर चेंज करने की कोशिश कर रहा है। और सबसे बड़ी चीज होती है कैरेक्टर चेंज तो हो रहा है, लेकिन कहां हो रहा है? कोई इंपॉर्टेंट जगह है कैरेक्टर चेंज होने की, या फिर कोई दूसरी जगह है? वो चीज डिपेंड करती है। तो जगह इंपॉर्टेंट होती है। कैंडल स्टिक पैटर्न काम तभी करता है जब वो सही जगह पे बनेगा। अगर कैंडल कहीं पे भी बनेगा तो काम नहीं करेगा। कैंडल स्टिक पैटर्न काम करने का सही तरीका है कि उसको सही जगह पे बनना चाहिए। अगर सही जगह पे कैंडल स्टिक बनता है तो उसके काम करने के चांसेस बढ़ जाते हैं एज कंपेयर की कहीं भी अगर कैंडल स्टिक बने तो इफेक्टिव रहेगा। कैंडल स्टिक सही जगह पे बनने पर इफेक्टिव होता है, ऐसा मेरा मानना है। इट्स माय पर्सनल ओपिनियन। तो यहाँ पे देखिए कैंडल स्टिक सही जगह पे बनना चाहिए। तो यहाँ पे एक ब्रेकआउट हुआ था, रीटेस्ट हुआ, फिर प्राइस ऊपर गई थी। मतलब ये जो एरिया था ये क्रूशियल एरिया था, पास्ट के हिसाब से भी क्रूशियल एरिया, और आज फिर हम यहाँ पे उसी क्रूशियल एरिया पे बैठे हैं। तो इसका मतलब है कि यहाँ से भी चांसेस है कि जैसा ये हुआ था सिमिलरली यहाँ पे ऐसा ये हो जाए, ठीक है। अदरवाइज एक चांस अपोजिट साइड का कि इसका ब्रेकडाउन हो और स्टॉक और नीचे तक जाए, ठीक है। दोनों तरह की पॉसिबिलिटी है, हम गारंटी नहीं बोल सकते कि किधर जाएगा। बट अभी जो सिनेरियो है एक बढ़िया जगह पे है। तो इसको अगर मैं डेली टाइम फ्रेम में कन्वर्ट करता हूं तो उसी इंपॉर्टेंट क्रूशियल लाइन पे प्राइस ने एक स्पिनिंग कैंडल बनाया और इस स्पिनिंग कैंडल के ऊपर ओपन इक्वल टू लो का कैंडल बना के ऊपर जाने की कोशिश कर रहा है। इसका मतलब तो ये तो बात तय हो गई है कि ये जो एरिया है इंपॉर्टेंट एरिया है, बिकॉज मार्केट यहीं पे आके प्राइस एक्शन क्यों दिखाता है? इसी एरिया पे बाइंग हुआ, बड़ा मूवमेंट हुआ, इसी एरिया पे ब्रेकआउट हुआ, वापस गिरा लेकिन गिर नहीं पाया, फिर ऊपर चला गया। तो ये एरिया जरूर इंपॉर्टेंट। इट मींस कि ये ऐसा एरिया है जहां पे लोग बाइंग करना पसंद किए थे पास्ट में, ठीक है। पास्ट में बाइंग करना पसंद किए थे, तो हो सकता है कि अभी भी हम ये मान सकते हैं कि जब पास्ट में लोग बाइंग करने में इंटरेस्टेड थे तो इस जोन में अभी भी इंटरेस्टेड हो सकते हैं। तो इसलिए हमको यहाँ पे अलर्ट रहना चाहिए, इस चार्ट पे ध्यान देना चाहिए। अगर ये चार्ट यहाँ पे इस जो अभी लो बने इसको होल्ड करता है तो यहां से चांसेस है कि थोड़ा बहुत ऊपर साइड का मोमेंटम दिखाए। अगर प्रीवियस जैसे पास्ट हिस्ट्री में हुआ था वैसे ही अगर फिर से हुआ तो चांसेस ये भी है कि स्टॉक एक अच्छा मोमेंटम हमको दिखाए। और अगर प्रीवियस हिस्ट्री में जो रिपीट हुआ था वो रिपीट ना हुआ तो ये ब्रेकडाउन होकर फर्दर मार्केट के कंडीशन के ऊपर डिपेंड करता है। अगर फार्मा सेक्टर कंटिन्यू ऊपर नहीं चला, जैसे कि हमने अभी देखा सेक्टर का चार्ट, तो अभी वो बुलिश नहीं है, रेड कैंडल बना हुआ है और 20 एमए के भी नीचे है। तो अगर 20 एमए के ऊपर जाता है और ओवरकम करता है तो यहाँ पे जरूर स्टॉक को सपोर्ट करना पड़ेगा। तो स्टॉक परफॉर्म करेगा तो सेक्टर भी परफॉर्म करेगा। तो उस वो पूरे स्टॉक का एक रिजल्ट होता है, एक रेप्लिकेट होता है कि जो सेक्टर में हमको एक साथ दिख जाता है कि सारे स्टॉक कैसा बिहेव कर रहे हैं। तो ये पास्ट के अकॉर्डिंग एक इंपॉर्टेंट जंक्शन है। तो अगर ये स्टॉक इस इंपॉर्टेंट जंक्शन को होल्ड करता है तो यहां से एक मोमेंटम मिलने के चांसेस बने रहेंगे मार्केट में, ठीक है। इस एरिया पे यहाँ पे पास्ट में बाइंग आई थी, तो अगर अभी भी सिमिलरली पास्ट के जैसा सिनेरियो होता है और इस एरिया पे लोग बाइंग इंटरेस्ट दिखाते हैं तो ये स्टॉक में मोमेंटम आ सकता है। और दूसरी एक चीज मैं ऐड करूंगा कि टाइम साइकिल के अकॉर्डिंग आप ऑरो फार्मा का चार्ट मार्च हर साल मार्च मंथ में देखिए, आपको अच्छा प्राइजेक्शन देखने को मिलेगा। दिस इज माय पर्सनल एनालिसिस। आप भी अपना एनालिसिस करके इसको क्रॉस चेक कर सकते हैं, और अगर किसी ने क्रॉस चेक किया तो कमेंट बॉक्स में जरूर मेंशन करें। तो चलिए अगला सेक्टर हम देख लेते हैं। अगला सेक्टर हमको क्या दिख रहा है? यहाँ पे एनर्जी का सेक्टर है। वीडियो थोड़ा लंबा बनेगा बिकॉज वीकली अपडेट है, हम सारे सेक्टर को देख रहे हैं, तो वीडियो पूरा देखेंगे तो आपको डेफिनेटली हेल्प करेगा। तो यहाँ पे देखिए ये एनर्जी सेक्टर क्या सिनेरियो लेके आ रहा है। एनर्जी सेक्टर में भी हमको एक अच्छा मोमेंटम देखने को मिला है और हमने प्रिडिक्ट भी किया था कि मार्केट ने बॉटम बना लिया और उसके बाद से 22,000 के बाद से जो 22,500 तक पहुंचा, तो सारे सेक्टर में भी एक रिलीफ रैली टाइप से यहाँ पे देखने को मिल रही है, जैसे इसमें भी देखने को मिल रहा है। इसमें मैं एक चीज मेंशन करना चाहूंगा, एनर्जी में एक चीज हम मेंशन करना चाहेंगे। अगर मंथली चार्ट देखें तो एनर्जी भी आपको एक इंपॉर्टेंट रिएक्शन पॉइंट से रिएक्शन दिया है। तो यहाँ पे हम देखेंगे, यहाँ पे लाइन ड्रॉ करते हैं। यहाँ पे रिएक्शन पॉइंट कौन सा है? अभी तक तो समझ में आ गया होगा रिएक्शन पॉइंट कैसे चेक करना है। तो यहाँ पे अभी हमको रिएक्शन पॉइंट मंथली चार्ट में फर्स्ट टाइम वापस आया, देखिए, और एग्जैक्ट उस पॉइंट से रिएक्शन दिखाया है। तो अगर आपने पहले से इस सेक्टर का एनालिसिस किया होता और या वेल जनरेटर को पहले से आप जानते तो डेफिनेटली आप भी यहाँ पे अलर्ट रहते, बिकॉज ये अलर्ट जोन था, रिएक्शन पॉइंट था, वहीं पे आके मार्केट ने रिएक्शन दिखाया है, एनर्जी सेक्टर ने रिएक्शन दिखाया है। तो हमको समझ जाना चाहिए था कि यहाँ पे कुछ तो गड़बड़ है दया। तो इस चीज को अगर आप समझ जाते तो आप यहाँ पे अलर्ट होते और आप एक अच्छी अपॉर्चुनिटी ले सकते थे।
तो अगर आपको चार्ट को स्टडी करना सीखना है तो वेल जनरेटर को फॉलो करना जरूरी है, और वेल जनरेटर से कंटिन्यू जुड़े रहिए, और चार्ट को कैसे रीड करते हैं उसको भी आपको समझने में बहुत हेल्पफुल रहेगा। तो यहाँ पे हम इस छोटे टाइम फ्रेम में चले जाते हैं, और मस्त यहीं से बाउंस हुआ है हमारा वीकली चार्ट, बेहतरीन कैंडल यहाँ पे बनाया हुआ है, और ये एक इंडिकेशन दे रहा है कि यहाँ पे मैं सपोर्ट ले रहा हूँ। ठीक है, अब अगले वाले वीक से कैसा मोमेंटम आता मार्केट में, उस चीज को देखना बहुत जरूरी है, क्योंकि मार्केट विल डिसाइड कि अभी ये जो रैली आई थी ये शॉर्ट टर्म रिकवरी था या पूरा ट्रेंड चेंज था। इतना आसानी से मार्केट बॉटम का पता लगने किसी को नहीं देता है, ना दिया है। ठीक है, तो अभी एक हमने एक प्रिडिक्ट किया और हमने पकड़ा भी 22,000 से, बट द थिंग इज कि ये परमानेंट बॉटम है, जरूरी नहीं है। ठीक है, और अभी ये हो सकता है कि फिर से एक बार रिटेस्ट करने आए, फिर हमको डिसाइड करें। तो ये डिसीजन हम आने वाले वीक में जो मूवमेंट होगा निफ्टी का, उसको देख के हम जज करने की कोशिश करेंगे कि क्या ये डाउन जो है इस ईयर का लो बन चुका है या फिर फर्दर लो में रिट्रेस कर सकता है। ठीक है, तो टेक्निकल एनालिसिस के द्वारा हम कोशिश करेंगे कि पकड़ने की, बट चांसेस आर वेरी लेस कि हर कोई भी इसको एकदम परफेक्टली या 100% गारंटी के साथ बोल दे कि बॉटम है, कोई नहीं बोल सकता है। एवरीवन कैन डू एनालिसिस एज पर देयर टेक्निकल नॉलेज ओनली। ठीक है, तो यहाँ पे आप देखिए पास्ट रिएक्शन पॉइंट था, पहला रिएक्शन पॉइंट था पास्ट का, जिसको मार्केट ने रिएक्ट किया, और यहाँ पे बुलिश इसको पूरा ओवर रिस्पेक्ट किया मार्केट ने, और यहाँ पे एक बुलिश इंडिकेशन रिवर्सल हमको दिखाया। ठीक है, तो एनर्जी सेक्टर एक परफॉर्मेंस अच्छा परफॉर्म कर रहा है, और इसमें एक चीज और हम देख सकते हैं, क्या देख सकते हैं, इस स्विंग हाई और इस स्विंग लो में आप फिबोनाची को देख सकते हैं। क्या ये कौन कोई इंपॉर्टेंट एरिया था, तो मैं आपको दिखाऊं यहाँ पे फिबोनाची का एरिया यहाँ पे बहुत ही इंपॉर्टेंट था। अगर आपने नहीं ध्यान दिया तो मैं आपको दिखा देता हूं। तो आप देखिए अभी आपको समझ में आ गया, फिबोनाची अपने गोल्डन जोन के पास बनी है। तो दीज आर द वेरी इंपॉर्टेंट सिनेरियो। अगर आपको फिबोनाची रिट्रेसमेंट के बारे में नहीं पता है तो फिबोनाची वाले वीडियो को आप फॉलो कर सकते हैं वेल जनरेटर का, उसका लिंक भी डिस्क्रिप्शन बॉक्स में दे दिया जाएगा, या वीडियो के एंड में आपको उसका लिंक मिल जाएगा। ठीक है, तो एज पर फिबोनाची भी आपको ये इंडिकेशन दे रहा है कि हम एक इंपॉर्टेंट जगह पे, तो हमको अलर्ट होना बनता है। ठीक है, तो एनर्जी सेक्टर में चार्ट हम दो स्टॉक के बारे में डिस्कस करेंगे जिसका चार्ट वेल जनरेटर को अच्छा लग रहा है। ये कोई बाइंग सेलिंग अपॉर्चुनिटी नहीं है या बाइंग सेलिंग रिकमेंडेशन नहीं है, ओनली वी आर स्टडिंग द चार्ट एंड इंपॉर्टेंट थिंग वी आर शोइंग। देखिए रिलायंस, रिलायंस हमने एग्जैक्ट यहीं पे पकड़ा है। ठीक है, 4 मार्च को जो लोग ग्रुप में मेरा मैसेज देखे उनको पता है, रिलायंस का रिवर्सल हमने यहाँ पे इस दिन 4 मार्च को डिस्कशन किया था कि रिलायंस रिवर्सल इंडिकेशन दे रहा है एज पर आवर चार्ट, और यहाँ पे देखिए 3 दिन से कंटिन्यू स्ट्रॉन्ग कैंडल बन रहे हैं। ठीक है, तो अब ये कंटिन्यू ऊपर की तरफ जाएगा नहीं जाएगा, क्या सिनेरियो बन रहा है इस चीज को भी देखते हैं। तो यहाँ पे अगर रिलायंस के चार्ट को सिंपली मैं अगर हाई टाइम फ्रेम में देखता हूं मंथली में, तो मुझे यहाँ पे मल्टीपल एक कंसोलिडेशन जोन पे ही है। ठीक है, जो यहाँ पे एक बड़ा सा कंसोलिडेशन रिलायंस दिखाया था कई मंथ से। ठीक है, उसी कंसोलिडेशन जोन में अभी आपको यहाँ पे रिलायंस दिख रहा है। ठीक है, तो इसी कंसोलिडेशन जोन में है। ठीक है, तो यहाँ पे कुछ भी हो सकता है, प्राइस थोड़े दिन ऊपर जाके फिर से नीचे, जब तक इस कंसोलिडेशन जोन से ब्रेकआउट या ब्रेकडाउन ना हो एक बड़ा डायरेक्शन हमको देखने को मिलने वाला नहीं है। बट हम यहाँ पे स्मॉल मोमेंटम को कैच कर सकते हैं अगर छोटे टाइम फ्रेम में भी देखें। तो यहाँ पे ये इस जोन में है, और यहाँ पे आप देखिए तो इसमें एक चैनल आपको बनता हुआ दिखेगा। सॉरी, ये देखिए ये एक चैनल का ब्रेकआउट हुआ है रिलायंस में, सिंपल प्राइस एक्शन है, कोई एक क्रिटिकलिटी नहीं है, एक चैनल का ब्रेकआउट इसने दिखाया है। तो इट मीन्स अगर ये इस हाई के ऊपर चलना चाहेगा तो यहाँ पे ऊपर साइड का मोमेंटम दिखा सकता है जो अगले स्विंग हाई तक जाता है। जनरली प्राइस में ऐसा ही होता है, चार्ट ऐसा ही होता है। तो इस तरीके से यहाँ पे इस स्विंग हाई को फिर इस स्विंग हाई तक ये मोमेंटम दिखा सकता है, और अगर इस चैनल के अंदर आ गया तो फिर से ये आपको डाउन साइड का मोमेंटम भी दिखा सकता है। बट एनर्जी सेक्टर एक स्ट्रॉन्ग चार्ट बनाया हुआ है तो इसमें ब्रेकआउट भी दिख रहा है। तो अगर ये ऊपर चलता है तो डेफिनेटली ये भी ऊपर जाएगा, और इसके ऊपर जाने से सबको पता है कि निफ्टी 50 में भी अच्छा मोमेंटम आएगा, और निफ्टी 50 भी अच्छा एक मूवमेंट दे सकती है। तो ये चार्ट अच्छा लग रहा है वेल जनरेटर को रिलायंस का, जिसे हमको एनालिसिस करना चाहिए, तो आप भी एनालिसिस कीजिए। दूसरा है सीईएसई, एनर्जी सेक्टर का दूसरा स्टॉक सीईएससी का है। ये चार्ट भी हमको बहुत बढ़िया लग रहा है। इसमें अगर मैं देखूं मंथली चार्ट में, तो इसमें अगर रिएक्शन पॉइंट हम अगर हम निकाले तो इसमें जो रिएक्शन पॉइंट सिंपल से हमको कहाँ मिल रहा है, वो हमको मिल रहा है यहाँ पे। ठीक है, तो अभी स्टॉक रिएक्शन पॉइंट पे आया नहीं। अगर स्टॉक इस रिएक्शन पॉइंट पे आता और यहाँ पे कोई बुलिश कैंडल बनाता तो वहां पे हम बहुत ज्यादा इंटरेस्टेड रहते इसके साथ डील करने के लिए। बट अभी स्टॉक उस जोन में नहीं आया, बट इट डजंट मीन कि ये स्टॉक ऊपर नहीं जा सकता या नीचे नहीं आ सकता, दोनों चीजें हो सकती है। बट यहाँ पे हम देखने की कोशिश करते हैं कि कौन सा इंपॉर्टेंट लेवल, क्या फिबोनाची के अकॉर्डिंग कोई इंपॉर्टेंट लेवल आ रहा है क्या।
अगर इसमें फिबोनाची के अकॉर्डिंग देखूं मैं, ठीक है, तो हमको ये समझ में आता है कि ये गोल्डन जोन के पास ही ट्रेवल कर रहा है, तो चांसेस आर, तो ये स्टॉक भी इंपॉर्टेंट है, क्योंकि गोल्डन जोन अपना जलवा दिखाता रहता है, तो इसके अकॉर्डिंग आपको अलर्ट होना चाहिए। तो ये चार्ट में मैं इंटरेस्टेड हूँ एनालिसिस करने के लिए, और इस चार्ट को मैं अपने रडार में रखना चाहता हूं, तो आप भी एनालिसिस कीजिए। और अगर स्पेसिफिक लेवल रेजिस्टेंस सपोर्ट जानना चाहते हैं और इसके बारे में फर्दर व्यू जानना चाहते हैं, तो आप हमारे ग्रुप को ज्वाइन कर सकते हैं, WG पाथ ऑफ द स्टॉक मार्केट, जहां पे हम स्टॉक मार्केट के लाइव अपडेट के बारे में डिस्कस करते हैं और मल्टीपल शेयर के चार्ट के बारे में भी डिस्कस करते हैं। तो उस ग्रुप को आप ज्वाइन कर सकते हैं, ग्रुप का लिंक डिस्क्रिप्शन बॉक्स में आपको मिलेगा। तो जो नेक्स्ट सेक्टर है हम जिस पे डिस्कस करेंगे वो है ऑटो का। तो ऑटो में भी यहाँ पे एक वीकली टाइम फ्रेम पे एक अच्छा सिनेरियो दिख रहा है, ठीक है। और मंथली में क्या सिनेरियो है, मंथली में ऑटो में कोई रिएक्शन पॉइंट अभी नहीं है, ठीक है। ऑटो में कोई रिएक्शन पॉइंट नहीं है, ऑटो एक फॉल दिखा है। तो यहाँ पे एक चीज देख सकते हैं हम ऑटो में कि क्या ये वाला एरिया और ये वाला एरिया, एक ये जो जंक्शन आया फिबोनाची के अकॉर्डिंग है क्या, ये आप चेक कर सकते हो। अगर ये फिबोनाची के अकॉर्डिंग है तो यहाँ पे हमें ध्यान देना चाहिए, और फिबोनाची के अकॉर्डिंग नहीं है तो हम इससे थोड़ा दूर रहे। लेकिन ये देखो क्या हो रहा है, ये तो फिबोनाची के अकॉर्डिंग है भाई साहब, ये स्टॉक का चार्ट आपको फिबोनाची के अकॉर्डिंग दिख रहा है, तो यहाँ पे एनालिसिस करना चाहिए, यहाँ पे इंटरेस्ट हमको दिखाना चाहिए, ठीक है। तो ये सारी चीजें जब हमको दिखती है और चार्ट बहुत सारे स्टॉक दिखते हैं, तो पुराना जो हम स्टडी किए हैं, पुराने पहले टाइम में जो हुआ उसके अकॉर्डिंग देख के ऐसा लगता है कि मार्केट सच में क्या बॉटम बना दिया है क्या। क्योंकि देखो जिस तरीके से सेक्टर अपना दिखा रहे हैं, क्योंकि सेक्टर चलेगा तो मार्केट चलेगा, ठीक है। और सेक्टर चलने के लिए स्टॉक को चलना होगा, तो स्टॉक भी सपोर्ट करेंगे, सेक्टर सपोर्ट करेगा, सेक्टर सपोर्ट करेगा तो ओवरऑल इंडेक्स भी ऊपर जाएगा, ठीक है। तो बट गारंटी कोई नहीं दे सकता है, बस चीजों को देख के समझने की कोशिश करना है। तो यहाँ पे हम इसको अलर्ट होना है, ऑटो में भी अलर्ट होना है। लेकिन ऑटो का बेस्ट चार्ट क्या हो सकता है, तो ऑटो में बेस्ट चार्ट का हमको वेट करना पड़ेगा। ऑटो के चार्ट को अगर एक आध देखे तो टीवीएस मोटर कैसा दिख रहा है, टीवीएस मोटर में हमको क्या दिख रहा है, तो टीवीएस मोटर का हमने मंथली टाइम फ्रेम में किया है। तो टीवीएस मोटर आपको यहाँ पे देखिए, अगर रिसेंट स्विंग को आप देखेंगे, जस्ट मिनट, समथिंग मिस्टेक, यहाँ पे देखूं है तो डेफिनेटली ये भी एक अच्छे जगह पे ही बैठा हुआ है, ठीक है। तो इसको भी हम नजरअंदाज नहीं कर सकते, इस पे हमको ध्यान देना चाहिए, सही जगह पे है, ठीक है। डेली में क्या सिनेरियो बन रहा है, डेली का सिनेरियो भी नॉट बैड, ठीक है। यहाँ स्विंग लो लगा है, यहाँ स्विंग लगा है। अब ये स्विंग लो ऊपर जाने के लिए लगा है कि नहीं, इसको हम अगर मैं देखना चाहूं, ये स्विंग लो ऊपर जाना चाहिए कि नहीं, तो अगर मैं देखना चाहूं तो एज पर आरएसआई थ्योरी, प्राइस ब्रेकिंग न्यू, आरएसआई थ्योरी के अकॉर्डिंग कोई उतना इंपॉर्टेंट डिसीजन हमको मिल नहीं रहा है। और वीकली में भी हमको उतना इंपॉर्टेंट डिसीजन नहीं मिल रहा है। बट एक ही चीज अच्छी दिख रही है कि आरएसआई कोशिश कर रहा है 40 के ऊपर रुकने का, जो कि एक अच्छी बात है, क्योंकि 40 के नीचे जाएगा तो डेफिनेटली स्टॉक में फर्दर फॉल आएगा, और 40 को होल्ड करेगा तो स्टॉक यहाँ से कोशिश कर सकता है राइजिंग होने का। और वीकली वॉल्यूम भी ठीक है, ठीक है। तो इस स्टॉक को भी हम अपने रडार में रखेंगे, और फर्दर प्रोजेक्शन के अकॉर्डिंग हम इस पे बिहेवियर कर सकते हैं, ठीक है। मैं बाइंग सेलिंग रिकमेंडेशन नहीं दे सकता, जैसा कि पहले बोला है, सेबी रजिस्टर्ड नहीं है, तो हम बस चार्ट जो अच्छा लग रहा है हम उसको देख रहे हैं। तो आप भी इसका एनालिसिस कीजिए, ये चार्ट हमें अच्छा लग रहा है, अगर ऑटो सेक्टर में अच्छा मोमेंटम आता है तो ऑटो के स्टॉक में भी मोमेंटम बनेगा चार्ट के अकॉर्डिंग, तो स्टॉक में मोमेंटम आएगा तभी सेक्टर में मोमेंटम आएगा। दूसरा स्टॉक हम जो इसमें देखेंगे ऑटो को, वो हम देखेंगे टाटा मोटर, जिसमें सब परेशान है। टाटा मोटर में क्या हुआ जाए, क्या किया जाए, सब परेशान है 1200 में खरीद के, ठीक है। तो ये भी जरूरी है कि कहाँ खरीदना है, ये भी बहुत ध्यान देने वाली बात है। तो रिएक्शन पॉइंट में खरीदोगे तो लॉस होने का चांस, कम लॉस होने का चांस रहता है, रेदर देन की हाई पॉइंट में खरीदे। तो रिएक्शन पॉइंट अभी टाटा मोटर का क्या दिख रहा है, मंथली पॉइंट पे टाटा मोटर का रिएक्शन पॉइंट क्या है, क्या टाटा मोटर अपने रिएक्शन पॉइंट पे आ गया? जी हाँ, टाटा मोटर अपने रिएक्शन पॉइंट पे आ गया है। देखिए एग्जैक्ट एग्जैक्ट टाटा मोटर कहाँ बैठा हुआ है, 615 पे बैठा है। पास हिस्ट्री क्या बताती है, कि पास हिस्ट्री ये बताती है कि टाटा मोटर का 600 जो ये जो वैल्यू था 615 618 का लेवल बहुत ही क्रूशियल लेवल था, क्योंकि यहाँ पे मार्केट एक बार आया और मार्केट ने फिर से गिराया, फिर वापस वापस आया, 2 बार गिरा यहाँ से, और तीसरे अटेम्प्ट में इसने ब्रेकआउट दिया। उसके बाद इस टाटा मोटर ने एक नया हाई लगा। इट मींस डेफिनेटली ये एरिया बहुत ही क्रूशियल होगा, ठीक है। क्योंकि जितनी भी पब्लिक थी, जितने भी बड़े इंस्टीट्यूशन थे या कोई भी थे, वो कोई मानने को तैयार ही नहीं थे कि टाटा मोटर को 620 के ऊपर रोकना चाहिए, 620 के ऊपर टाटा मोटर खरीदना चाहिए, कोई भी रेडी नहीं था, ठीक है। इस चार्ट से ये समझता हूं मैं
एज पर WG ये चार्ट मुझे ये बता रहा है कि टाटा मोटर का प्राइस जब 620 के ऊपर था तो कोई भी इंटरेस्टेड नहीं था, इसीलिए टाटा मोटर 620 से बार बार गिरा। ठीक है, उसके बाद जब वापस तीसरी बार अटेम्प्ट किया टाटा मोटर ने 620 के ऊपर जाने के, पर तब लोगों को लगा कि नहीं, टाटा मोटर का वैल्यूएशन अच्छा है, टाटा मोटर ऊपर जा सकता है। ये सिर्फ मैं चार्ट जो बोल रहा हूं वो बोल रहा हूं, ठीक है, इसलिए लोगों ने यहां पे खरीदा। अब वापस दोबारा उसी क्रूशियल पॉइंट पे टाटा मोटर आ गया है भाई साहब। ठीक है, तो जो टाटा मोटर होल्ड किए हैं वो एक बार सोचे कि अभी निकालना चाहिए कि क्या करना चाहिए। ठीक है, सो आई एम नॉट अ सेबी रजिस्टर, तो हम यहाँ पे कोई भी रिकमेंडेशन नहीं देंगे। हाँ, अगर आप पर्सनल ओपिनियन चाहते हैं कि मेरा पर्सनल एग्जैक्ट ओपिनियन क्या कहता है, तो यहाँ पे देखिए मेरे पर्सनल ओपिनियन के अकॉर्डिंग यहाँ पे टाटा मोटर रिएक्ट कर सकता है, बट द थिंग इज की हमको सेक्टर का सपोर्ट भी होना चाहिए। सेक्टर के सपोर्ट के लिए बाकी स्टॉक को भी जलवा दिखाना पड़ेगा। ठीक है, और यहाँ पे क्रूशियल पॉइंट पे तो यहाँ पे टाटा मोटर जरूर कंसोलिडेट कर सकता है। और जब अगर ये टाटा मोटर इस लेवल को बचा लेता है, इट मींस अगर टाटा मोटर 600 के लेवल को बचा ले रहा है तो हमें यहाँ पे इंटरेस्टेड होना चाहिए, क्योंकि अगर टाटा मोटर 600 का लेवल बचाएगा तो डेफिनेटली यहां से ऊपर जाने की कोशिश जरूर करेगा। ठीक है, और ये जितना सप्लाई हुआ है इस सप्लाई का 50% तो टाटा मोटर ऊपर जा सकता है, सप्लाई का 50% डिमांड क्रॉस ओवर हो सकता है, और फिर से अगर डोमिनेट करेंगे बेयरिश लोग और फिर से बेलिंग सेलिंग पर तब आ सकता है। लेकिन चांसेस बहुत हाई रहते हैं कि जब भी क्रूशियल पॉइंट में कोई स्टॉक आता है, पास हिस्ट्री में भी यही देखा गया है। पास हिस्ट्री के अकॉर्डिंग मैं बता रहा हूं, अभी मैं कुछ बोल नहीं सकता कि प्राइस ऊपर जाएगी, इसकी गारंटी नहीं, लेकिन पास हिस्ट्री में ऐसा होता है कि जनरली जब कोई प्राइस क्रूशियल पॉइंट से फॉल होती है और उस क्रूशियल पॉइंट पर सपोर्ट लेके ऊपर जाती है, तो ये जो सप्लाई एरिया होता है इस सप्लाई एरिया का 50% ये डिमांड के इसमें मिलता है। उसके बाद यहाँ पे डिसीजन लिया जाता है कि ये डिमांड कंटिन्यू रहेगा कि फिर से फॉल होगा। ठीक है, तो यहाँ पे भी वैसा कुछ सिनेरियो बन रहा है। तो अगर इस लेवल को नहीं तोड़ता है टाटा मोटर, ये क्रूशियल पॉइंट को नहीं तोड़ता है, ठीक है, और इसके 600 के लेवल को होल्ड करता है टाटा मोटर, तो चांसेस होते हैं कि टाटा मोटर में ऊपर की तरफ जाए। और जैसा कि मैंने ग्रुप में जो मेरे जिसने मेरा मैसेज देखा वो लोग जानते हैं कि जब एक मोमेंटम चार्ट चलता है, ठीक है, जब एक मोमेंटम चार्ट चलता है तो यहाँ पे पहला डोमिनेंट कैंडल जो बहुत ही इंपॉर्टेंट होता है। ठीक है, यहाँ पे मोमेंटम चार्ट चला था और पहला डोमिनेंट कैंडल कौन बन के आया था? ठीक है, पहला डोमिनेंट कैंडल यहाँ पे आया। ठीक है, पहला डोमिनेंट कैंडल यहाँ पे आया मोमेंटम चार्ट में, तो ठीक है, तो इस मोमेंटम चार्ट में डोमिनेंट कैंडल आ गया है, तो मतलब ये एक मेक और ब्रेक वाला लेवल होना चाहिए जो कि है आपका 584-80 के अराउंड आ रहा है। मतलब 584-80 का अगर ये होल्ड करता है तो टाटा मोटर में डेफिनेटली कुछ रिलीफ मिल सकता है इन्वेस्टर लोग को, जो लोग बहुत ज्यादा परेशान है वो लोग यहाँ पे, उन लोग को जरूर अभी एनालिसिस करना चाहिए और टाटा मोटर का फंडामेंटल एनालिसिस भी उनको करना चाहिए और अपने एडवाइजर से जरूर एक बार फिर से पूछना चाहिए कि टाटा मोटर में क्या पॉसिबिलिटी नजर आ रही है, उसके बाद उन्हें अपना डिसीजन लेना चाहिए, क्योंकि टाटा मोटर अभी एक क्रूशियल पॉइंट पे आया है। तो मैं इस चार्ट को फॉलो करना प्रेफर करूंगा और इस चार्ट में मैं इंटरेस्टेड हूं और टाटा मोटर भी मेरे रडार में है एज पर WG पाथ ऑफ स्टॉक मार्केट। तो अगला अगला जो है ऑटो के बाद हम यहाँ पे FMCG सेक्टर को देखते हैं। तो FMCG का चार्ट भी बहुत बेहतरीन यहाँ पे दिख रहा है, बिकॉज यहाँ पे जो पास्ट रिएक्शन था उसके पास, यहाँ पे पास्ट रिएक्शन था, यहाँ पे देखिए रिएक्शन हमेशा ऊपर से नहीं, रिएक्शन नीचे से भी आता है। Just a minute। यहाँ पे टाटा मोटर आप देखिए इस ये एक्स का रिएक्शन पॉइंट, सॉरी टाटा मोटर बोलता हूँ, निफ्टी FMCG का जो चार्ट है यहाँ पे रिएक्शन पॉइंट ये है, और अगला रिएक्शन था ये यहाँ पे, जहां से गिरा उसके गिरने के बाद जो उठा था वो भी एक रिएक्शन पॉइंट है। तो गिरने के बाद जहां से इसने पहले गिरा फिर उसके बाद FMCG को बड़े बड़े इन्वेस्टर ने सोचा कि नहीं FMCG यहाँ पे गिरना नहीं चाहिए, यहाँ से उठना चाहिए, इसलिए उन्होंने उसको उठा के यहाँ तक लेके गए हैं। तो ये वाला एरिया इंपॉर्टेंट एरिया है, उसी जगह पे FMCG का चार्ट ग्रीन बन रहा हुआ दिखता है मंथली चार्ट में। ठीक है, तो ये भी एक इंपॉर्टेंट क्रूशियल पॉइंट है, तो FMCG को भी हमें अभी ध्यान देना चाहिए। तो ये सारी चीजें देख के लगता है कि निफ्टी में बॉटम हुआ है डेफिनेटली शॉर्ट टर्म का। तो अब उस निफ्टी के सामने अगली परीक्षा है कि 23,000 ऊपर जो 22,800 का एक इंपॉर्टेंट क्रूशियल हर्डल है वो डिसाइड करेगा कि निफ्टी के लिए चैलेंज है कि निफ्टी क्या करता है और मार्केट कौन सा डायरेक्शन पकड़ता है। बट ये सारी चीजों को भी हम नजरअंदाज नहीं कर सकते, इन्हें भी हमें अपने ध्यान में रखना चाहिए। और डेली टाइम फ्रेम में अगर हम देखें तो बेहतरीन उसी क्रूशियल पॉइंट से उठता हुआ जा रहा है और अगले क्रूशियल पॉइंट की तरफ जा सकता है। ठीक है, अगर ये क्रूशियल पॉइंट का लेवल अगर बचा लेगा तो चार्ट हमेशा कैसे चलता है, एक रेजिस्टेंस के पास जाता है, अगर सपोर्ट नहीं तोड़ेगा तो ये सपोर्ट अगर नहीं तोड़ेगा तो इस रेजिस्टेंस के पास जाएगा, सिंपल सा फिनोमिना। और अगर ये सपोर्ट तोड़ा तो इस फिर कहानी खत्म है, फिर हमको और वेट करना पड़ेगा। तो ये एरिया एक इंपॉर्टेंट इंटरेस्टिंग एरिया रहेगा। तो मैं FMCG में ध्यान दूंगा, तो FMCG में किस में ध्यान दूंगा? FMCG में बहुत सारी चीजें हैं। ठीक है, FMCG में भी हम यहाँ पे बहुत सारी चार्ट देख सकते हैं। ब्रिटानिया का चार्ट में देखना पसंद करूंगा।
ब्रिटानिया का चार्ट मैं देखना पसंद करूंगा। ब्रिटानिया का चार्ट मुझे कैसा दिख रहा है, ठीक है। ब्रिटानिया का चार्ट यहाँ पे मैंने ब्रिटानिया का चार्ट यहीं पे ओपन कर लिया है, ठीक है। ब्रिटानिया का चार्ट यहाँ पर ओपन कर लेते हैं, ब्रिटानिया बिस्किट। तो यहाँ पे ब्रिटानिया का चार्ट ओपन हो गया है। तो यहाँ पे भी जैसा सेक्टर का चार्ट है वैसा स्टॉक का भी चार्ट है। तो स्टॉक को जैसे कि मैं बोल रहा हूँ कि देखिए, यहाँ पे जब आया तो यहाँ पे नीचे आया, बट यहाँ पे इन्वेस्टर को लगा कि नहीं, यहाँ से बड़े जो FII DI जो भी है बड़े पार्टी, उनको लगा कि यहाँ पे बढ़ना चाहिए, तो इसको इन्होंने बढ़ाया। तो वापस अभी प्राइस उसी जगह पे आ गया है, ठीक है। और एक ये जो आपका EMA के सपोर्ट लेने की भी कोशिश कर रहा है, ठीक है। तो यहाँ पे हमको थोड़ा सा अलर्ट रहना चाहिए। और इसमें पास्ट रिएक्शन पॉइंट इसके पास कौन से हैं, तो यहाँ पे पास्ट रिएक्शन पॉइंट एक ये वाला एरिया है, ठीक है, जो बहुत नीचे है। तो और एक एरिया है जहाँ पे अभी स्टॉक यहाँ पे खड़ा है, ठीक है। तो देखना पड़ेगा इसमें। डेली में देखते हैं तो डेली में डेफिनेटली ये ऊपर जा रहा है, लेकिन अभी भी 20 MA के नीचे है, ठीक है। 20 MA के नीचे। और बट यहाँ पे RSI एक चीज कोशिश कर रही है कि RSI 40 पे सपोर्ट ले रही है, ठीक है। ये अच्छी बात है, RSI 40 पे सपोर्ट ले रही है। तो आपको RSI थ्योरी सीखना होगा कि RSI 40 पे सपोर्ट लेती है तो क्या होता है, उसके अकॉर्डिंग आप इसमें डिसीजन ले सकते हैं। तो यहाँ पे देखिए एक चीजें हुई है कि पास्ट के अकॉर्डिंग हम समझने की कोशिश करते हैं। ये एक सपोर्ट था जहां पे प्राइस आया, फिर उसके बाद ऊपर गया, ठीक है। वापस ये सपोर्ट लाइन है, ठीक है। अब ये सपोर्ट लाइन जब यहाँ टूट गया तो इस समय ये रेजिस्टेंस बन गया, और वापस इसका ब्रेकआउट हुआ, ये फिर से सपोर्ट बन गया। तो यहाँ पे क्या हुआ, ये जो इंपॉर्टेंट लाइन थी, प्राइस पास्ट में यहाँ पे सपोर्ट लिया था, ऊपर गया, ठीक है। वापस प्राइस ने इसका ब्रेकडाउन दिया, फिर उसके बाद इसका ब्रेकआउट भी दे दिया, और वापस अभी प्राइस रिटेस्ट करके ऐसे बन के बैठा है, ठीक है। तो प्राइस एक्शन क्या बोलता है, जब भी इस टाइप का सिनेरियो होता है, रिटेस्ट करता है और इस रिटेस्ट वैल्यू को होल्ड करता है, तो प्राइस यहाँ से ऊपर जाने की कोशिश करता है, ठीक है। तो इसके अकॉर्डिंग चार्ट में क्या होना चाहिए, आप कमेंट करके बताइए, ब्रिटानिया क्या कर सकता है, ठीक है। अगला सेक्टर जो इंपॉर्टेंट हमको दिख रहा है, निफ्टी रियल्टी का सेक्टर। निफ्टी रियल्टी के चार्ट में लेकिन कोई भी उतना इंपॉर्टेंट क्रूशियल पॉइंट में अभी है नहीं निफ्टी रियल्टी का चार्ट, ठीक है। निफ्टी रियल्टी का चार्ट इंपॉर्टेंट अगर नियर बाई हम देखें तो 643 का, ठीक है, यहाँ से बहुत ऊपर है। और यहाँ पे एक क्रूशियल पॉइंट अगर पास्ट के अकॉर्डिंग देखें तो जहाँ पे एग्जिट आया हुआ है, देखिए मैं किसको देख रहा हूँ, इस पास्ट को देख रहा हूँ। ये जब घटना घटी थी 2008 की तरह है, ठीक है। 2008 के अकॉर्डिंग हम देखें तो 2008 के इंपॉर्टेंट लेवल के पास अभी आया हुआ है। तो यहाँ पे देखना पड़ेगा कि ये कैसा रिएक्शन करता है। तो यहाँ से अभी उठा है डेली टाइम फ्रेम में, ठीक है। अभी वापस गिर के यहाँ पे सपोर्ट लेता है कि नहीं, दैट इज द इम्पोर्टेंट थिंग। अगर सपोर्ट लेगा तो यहाँ से ऊपर जाएगा, और नहीं लेगा तो फिर यहाँ से ब्रेकआउट होगा। तो यहाँ पे देखना होगा कि हमें कहाँ एंट्री लेना है, ठीक है। तो यहाँ पे रियल्टी के चार्ट में आपको ध्यान देना पड़ेगा, ठीक है। ये ट्रेंड लाइन हम ड्रॉ कर सकते हैं। तो ये ट्रेंड लाइन के जब तक नीचे रहेगा तो हमको कॉशियस रहना है, और ये ट्रेंड लाइन का अगर ब्रेकआउट होगा तो हम ऊपर की तरफ सोच सकते हैं, और ट्रेंड लाइन का ब्रेकडाउन होगा तो हमें फर्दर नीचे की साइड सोचना पड़ेगा। दिस इज द बेसिक फिनोमिना, ठीक है। तो दिस आर द मेजर सेक्टर एनालिसिस, ठीक है। सेक्टर के बारे में चार्ट हमने देखा कि क्या सिनेरियो बन रहा है। तो आई होप ये वीडियो आपको अच्छा लगा होगा, और आप भी इसके अकॉर्डिंग एनालिसिस करके आपके भी बहुत सारे डाउट क्लियर हो सकते हैं कि अभी क्या करना चाहिए मार्केट में। और टाटा मोटर के लिए जरूर बहुत लोग परेशान होंगे, तो टाटा मोटर का चार्ट जो शेयर किया आई थिंक वेरी हेल्पफुल रहने वाला है। टाटा मोटर एक इंपॉर्टेंट क्रूशियल जंक्शन पे रहा है, और टाटा मोटर के बारे में आप मेरा पर्सनल व्यू और जानना चाहते हैं तो आप मेरे ग्रुप को ज्वाइन कर सकते हैं, जिसका लिंक डिस्क्रिप्शन बॉक्स में आपको मिल जाएगा। तो थैंक यू फॉर वॉचिंग द वीडियो, मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में। टिल देन बाय बाय, विश यू ऑल हैप्पी प्रॉफिटेबल ट्रेडिंग एंड इन्वेस्टमेंट।